Hello students, so today our next topic in programming for problem solving is translators, that is compiler, assembler and interpreter. So we have already discussed about the languages we have. So languages में हमने पढ़ा था we have two type of languages, low level language and हाई लेवल लैंग्वेज. सो लो लेवल लैंग्वेज में हमने असेंबली लैंग्वेज एंड मशीन लैंग्वेज पढ़ा था. सो मशीन लैंग्वेज के अंदर हमने देखा था कि वो डायरेक्ट 0-1 की फॉर्म में होती है, दैट इज बाइनरी. सो वहाँ पे हमें किसी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती एज वो डायरेक्टली एक्सेस हो सकती है. बट जब हम बात करते हैं असेंबली लैंग्वेज की या हाई लेवल लैंग्वेज में, तो वहाँ पर हमें क्या है कि ट्रांसलेटर्स की जरूरत होती है, क्योंकि हमारे कंप्यूटर्स को जो है वो लैंग्वेज समझ नहीं आती है, तो उन्हें ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है जो उसको 0-1 की फॉर्म में या हम कहें मशीन कोड में ट्रांसलेट कर दें. तो वही हम इसमें आज डिटेल में पढ़ेंगे कि हमारे पास कौन कौन से ट्रांसलेटर्स हैं और वो कैसे वर्क करते हैं. सो असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? ये एक मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है, लेकिन ये इसके अंदर हम कुछ निमोनिक्स यूज करते हैं. सो उसमें क्या होता है कि जब हम निमोनिक्स यूज करते हैं तो उसमें कुछ अल्फाबेट्स आ जाते हैं, तो अगेन वो क्या होती है, डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल नहीं होती है मशीन को. ओके, तो अब वो इंस्ट्रक्शंस हमने उसको दे दिया, जैसे एडिशन हमें कराना है तो हमने ADD ऐड कर दिया. तो अब वो मशीन को समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो जो वर्ड्स आ जाते हैं जहाँ पे ABCD आ जाते हैं वो हाई लेवल में चला जाता है. सो ये क्या है, नहीं समझ आता है. देन हाई लेवल की अगर हम बात करें तो ये तो कम्प्लीटली मशीन इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि पूरा जो है वो ह्यूमन लैंग्वेज बेस्ड होता है, बाइनरी हम इसमें यूज नहीं करते हैं. सो अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन इन मशीन कोड. अब जो कंप्यूटर है उसको तो सिर्फ मशीन कोड समझ आते हैं जो कि हमारे जीरोज और 1 की फॉर्म में होते हैं. सो इट इज अ टीडियस टास्क टू राइट अ कंप्यूटर प्रोग्राम डायरेक्टली इन मशीन कोड. सो ये बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है कि हम क्या करें, कोई भी प्रोग्राम है उसको हम डायरेक्टली मशीन कोड में लिखें. कुछ प्रोग्रामर्स बहुत पुराने जो साइंटिस्ट हैं वो करते थे ये वाला काम, बट आज की डेट में अगर हम देखें तो जिस स्पीड से हम लोग वर्क कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो उसमें ये बहुत टिपिकल हो जाएगा कि हम 0-1 करने के लिए प्रोग्राम लिखें. ओके, सो इसलिए हम क्या करें, हाई लेवल यूज कर रहे हैं, हम नई नई लैंग्वेजेस लेके आते हैं. जैसे हमारे पास अभी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं. सो मोस्टली जो हमारे हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम्स होते हैं वो या तो जावा में होते हैं, C++ में होते हैं, पाइथन में होते हैं. सो ये जो सब है इनको हम बोलते हैं सोर्स कोड. ओके, एंड दिस सोर्स कोड कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली बाय द कंप्यूटर. और ये जो सोर्स कोड है उसको कंप्यूटर डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है. सो उसको क्या, कन्वर्टर की जरूरत होगी जो कि क्या करे, इस हाई लेवल जो हमारा ये सोर्स कोड है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे एग्जीक्यूट होने के लिए. ओके, हैंस स्पेशल ट्रांसलेटर सिस्टम सॉफ्टवेयर इज यूज टू ट्रांसलेट द प्रोग्राम. और इसीलिए हम क्या करते हैं, स्पेशल तरीके के कुछ ट्रांसलेटर सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं जो हम यूज करते हैं, जो कि हमारे प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर दें, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज कर दें. इसी चीज को हम बोलते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर. नाउ द प्रोग्राम आफ्टर ट्रांसलेटेड इनटू मशीन कोड. जब हम प्रोग्राम को मशीन कोड में ट्रांसलेट कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या तो फिर ऑब्जेक्ट कोड. अब हमारे पास जो लैंग्वेज प्रोसेसर है कैन बी एनी ऑफ द फॉलोइंग 3 टाइप्स. अब ये जो हमारे पास है किसी भी फॉलोइंग 3 टाइप्स के हो सकते हैं. हमारे बेसिकली हमारे जो ट्रांसलेटर्स हैं वो हैं. तो ये ट्रांसलेटर्स हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं, तो हमारा कंपाइलर हो सकता है, असेंबलर हो सकता है, इंटरप्रेटर हो सकता है. तो अब अगर हम कंपाइलर की बात करें तो कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर क्या करता है, the language processor, or we can say the translator, that read the complete source program written in high level language as a whole in one go. ओके, तो ये क्या करता है, ये एक ऐसा ट्रांसलेटर है या हम कहें प्रोग्राम प्रोसेसर है जो कि पूरा सोर्स प्रोग्राम हमारा जो है हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ उसको रीड करता है एक ही बार में, एंड देन ट्रांसलेट इट इनटू इक्विवेलेंट प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज. और फिर वो उसको क्या करता है, इक्विवेलेंटली उसको क्या करता है, ट्रांसलेट कर देता है प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में. इसी को हम कंपाइलर बोलते हैं, जब हमारा पूरा का पूरा प्रोग्राम एक ही बार में क्या हो, रीड हो और ट्रांसलेट हो जाए हाई लेवल टू मशीन लैंग्वेज. यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल्स आते हैं C++, C#, जावा. ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स आते हैं.
So in compiler the source code is translated into object code. हम source code को क्या करते हैं, translate करते हैं object code में successfully. ये कब होता है, successfully ये कब होता है, if it is free of error, जब ये error free होता है. ओके जैसे हमने पूरा कोड लिख दिया है, अगर वो एरर फ्री है तो वो पूरा सक्सेसफुली ट्रांसफर हो जाएगा ऑब्जेक्ट कोड के अंदर. ओके द compiler specifies the error at the end of the compilation with line numbers when there are many errors in the source code. So ये क्या करता है, पूरा source code को read करेगा और जितने भी उसके अंदर errors आते हैं वो at the end वो बताता है. ओके सो पूरा प्रोग्राम रीड करने के बाद ये बताता है कि पूरा मतलब सोर्स कोड को रीड करने के बाद उसके अंदर के जितने भी एरर्स हैं वो आपको लिस्ट में शो कर देता है. देन error must be removed before compiler can successfully recompile the source code again. सो ये क्या करता है कि सारे जितने भी हमारे पास एरर्स आते हैं तो वो हमें कंपाइल करने से पहले ही रिमूव करने होते हैं. ओके सो सोर्स कोड हमारे पास होता है हाई लेवल लैंग्वेज में, उसको हम कंपाइलर के ऊपर परफॉर्म करा के क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट कोड दैट इज मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं. Now we have some advantages of compiler. So advantages क्या होते हैं compiler के, the whole program is validated so there are no system errors. पूरा जो प्रोग्राम है उसको वैलिडेट करेगा, उसको चेक करेगा ताकि उसके अंदर कोई भी सिस्टम एरर ना बचे. Then executable file is enhanced by the compiler सो इट रन्स फास्ट. तो ये क्या करेगा, जो हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं उनको एनहांस करता है सो दैट उस की जो स्पीड है हमारे रन होने की वो फास्ट हो जाए प्रोग्राम की. एंड लास्ट वन इज यूजर डू नॉट हैव टू रन द प्रोग्राम सो द सेम मशीन इज इट वॉज क्रिएटेड. इसमें क्या होता है कि जैसे हमें पता है कि जब हम मशीन कोड की बात करते हैं तो वो एक मशीन पे आपने अगर एक कोड लिखा है तो वो सेम कोड दूसरी मशीन पर नहीं चलेगा, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है. हमने एक प्रोग्राम जो किया है वो हम हर एक कंप्यूटर पे सेम ही वो चला सकते हैं. ओके जैसे हमने एडिशन का प्रोग्राम लिखा है वो हर एक कंप्यूटर पे सेम ही रहेगा, सेम आप उसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं. देन डिसएडवांटेजेस, it is a slow to execute as you have to finish the whole program. अब यहाँ पे execution जो है वो थोड़ा slow हो जाता है. It is not easy to debug as the error are shown at the end of the एग्जीक्यूशन. अब ये इसको डीबग करना थोड़ा सा टिपिकल है, क्यों, क्योंकि सारे जितने भी आपके एरर्स आए वो प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद एग्जीक्यूशन के एंड में आते हैं. ओके देन हार्डवेयर स्पेसिफिक, इट वर्क्स ऑन स्पेसिफिक मशीन लैंग्वेज एंड आर्किटेक्चर. ये एक स्पेसिफिक मशीन लैंग्वेज और स्पेसिफिक आर्किटेक्चर पे ये वर्क करता है. नाउ वी हैव असेंबलर. Now, assembler is used to translate the program written in assembly language into machine code. अब असेंबलर क्या करता है कि जो हमने प्रोग्राम लिखा है असेंबली लैंग्वेज में उसको मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है. ओके अब जब हम असेंबलर की बात कर रहे हैं तो असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है कि हम निमोनिक्स यूज करते हैं. ओके कुछ शॉर्ट टर्म्स होती हैं जो हम यहाँ पे यूज करके हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं. सो वो अगेन हमारी मशीन को समझ नहीं आते हैं तो उसे भी क्या करना पड़ेगा, मशीन कोड में ट्रांसलेट. सो असेंबलर वही काम करता है. सो द सोर्स प्रोग्राम एज सोर्स प्रोग्राम इन इज अ इनपुट of assembler that contain assembly language instruction. So जो हमारा सोर्स प्रोग्राम है वो क्या है, एक इनपुट है असेंबलर के लिए. जैसे हम देखें जो हमारा सोर्स कोड है वो क्या है, असेंबली लैंग्वेज का इनपुट है असेंबलर के लिए. देन हमारे आउटपुट में क्या जनरेट करता है, वो ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करता है या हम कहें मशीन कोड जनरेट करता है जो कि हमारे कंप्यूटर को समझ आता है. ओके देन ये इतना क्लियर हो गया है कि हमारा जो असेंबलर है क्या करता है, सोर्स कोड को लेता है और उसे ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट कर देता है. नाउ वी हैव सम एडवांटेजेस. द symbolic
Programming is easier to understand, thus time saving for the programmer. अब ये क्या है एडवांटेज, ये वाला जो है ये प्रोग्रामर के लिए या हमका यूजर के लिए एडवांटेज है, क्योंकि जो सिंबॉलिक लैंग्वेज है उससे क्या होगा वो हमें समझ आ जाएगी इजीली। जैसे एडिशन है उसका हमने शॉर्ट फॉर्म ऐड बना दिया, सब्ट्रैक्शन के लिए सब बना दिया, डिवीजन के लिए हमने DIV यूज कर लिया, मल्टीप्लिकेशन कराना है हमने MUL यूज कर लिया, या हमें मूव कराना है तो हम MOV यूज कर सकते हैं। तो वो क्या होता है वो ह्यूमन के लिए थोड़ा इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाता है, राइट। और टाइम सेविंग भी होता है। देन इट इज इजियर टू फिक्स एरर एंड ऑल्टर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। ये इजी होता है कि हम इसका जो एरर है उसको फिक्स करें, या हम प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को हमें अगर ऑल्टर करना है तो ये इजी होता है यहाँ पर। देन एफिशिएंसी इन एग्जीक्यूशन जस्ट लाइक मशीन लेवल लैंग्वेज, इसकी जो एफिशिएंसी है वो एग्जीक्यूशन की वो जो है मशीन लेवल लैंग्वेज जैसी ही है। Then we have some disadvantages also. Disadvantages में हमारे पास सबसे पहले आता है it is machine dependent। ये machine dependent होता है, कैन नॉट बी यूज्ड इन अदर आर्किटेक्चर। मतलब कि जिस मशीन पे आपने इस प्रोग्राम को लिखा है ये उसी पर चलेगा, अदर पर नहीं चलेगा। देन a small change in design can invalidate a whole program। मतलब अगर थोड़ा सा भी उसके अंदर कुछ चेंज हो गया, आपने कहीं पे जैसे सपोज ए आपको लिखना है एड AB और आपने BA कर दिया तो वहां पे भी उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। मतलब छोटे छोटे चेंजेस भी आपको जो है इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम या डिसएडवांटेज में हम क्रिएट कर सकते हैं। देन इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन, इसको मेंटेन करना डिफिकल्ट होता है। दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ असेंबलर। नाउ वी हैव इंटरप्रेटर। नाउ इंटरप्रेटर क्या करता है, द ट्रांसलेशन ऑफ सिंगल स्टेटमेंट ऑफ सोर्स प्रोग्राम इनटू मशीन कोड इज डन बाय द प्रोग्राम language processor and execute it immediately before moving to the next line called interpreter। So interpreter क्या करता है कि हमारा जो source code है यहाँ का सोर्स प्रोग्राम है उसकी लाइन बाय लाइन टेस्टिंग करता है। मतलब उसको ट्रांसलेट जो वो कर रहा है वो लाइन बाय लाइन कर रहा है। मतलब जब आप एक लाइन लिखोगे अपने प्रोग्राम की और आप सेकंड लाइन में शिफ्ट होगे तो वो सेकंड लाइन में मूव करने से पहले ही, नेक्स्ट लाइन पे जाने से पहले ही आपको क्या करेगा, बता देगा कि उसके अंदर कोई एरर है या नहीं है। सो आपने फर्स्ट लाइन लिखा उसको ट्रांसलेट करेगा, देन वो सेकंड लाइन पे मूव करता है। सो यहाँ पे जो प्रोसीजर चलता है वो लाइन बाय लाइन होता है। और जब हमने कंपाइलर पढ़ा था तो उसमें वो क्या कर रहा था, पूरे कोड को एक ही साथ एंड में एग्जीक्यूट कर रहा था। ओके, इफ देयर इज एन एरर इन द स्टेटमेंट द इंटरप्रेटर टर्मिनेट्स इट्स ट्रांसलेटिंग प्रोसेस एट दैट स्टेटमेंट। अब अगर क्या हुआ, आपकी लाइन में एरर आता है, जो भी आपने फर्स्ट लाइन का प्रोग्राम लिखा है उसमें अगर कोई एरर आता है तो वो वहीं पे उसको ट्रांसलेट करना बंद कर देता है एंड डिस्प्ले एन एरर मैसेज। ट्रांसलेट करना रोक करके वो आपको एक एरर मैसेज शो करता है कि आपकी इस लाइन में एरर है। ओके, then the interpreter moves on to the next line for execution only after removal of the error। मतलब कि अगर आपकी फर्स्ट लाइन में कोई एरर आया है तो जब आप उसको रिमूव कर देंगे उसके बाद ही आप नेक्स्ट लाइन पे मूव कर सकते हैं, उसके बाद ही आप आगे का जो कोड है उसको आगे लिख सकते हैं एग्जीक्यूशन के लिए। सो एन इंटरप्रेटर डायरेक्टली एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस रिटन इन प्रोग्रामिंग। ये क्या करता है, डायरेक्टली जो अपने जो हमारा इंटरप्रेटर है ये डायरेक्टली एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शंस को जो भी हमने प्रोग्राम में लिखे हैं और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज विदाउट प्रीवियसली कन्वर्टिंग देम। सो ये क्या कर रहा है, डायरेक्टली काम कर रहा है, पहले कन्वर्ट करके फिर वो नहीं, या पूरा प्रोग्राम हो जाए उसके बाद नहीं, ये क्या कर रहा है डायरेक्टली काम करता जा रहा है लाइन बाय लाइन। ओके, देन हमारे यहाँ पे एग्जांपल्स आ जाते हैं, कुछ पर्ल हो जाता है या हम ये कहें पाइथन या मैटलैब, तो वहां पे हम इंटरप्रेटर यूज करते हैं। देन वी हैव सम एडवांटेजेस हियर। सो यू डिस्कवर एरर बिफोर यू कंप्लीट द प्रोग्राम। आपका प्रोग्राम जो है कंप्लीट होने से पहले ही आपके पास एरर आ जाएगा। सो यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। तो मतलब जो भी आपने मिस्टेक करी है उससे आप कुछ लर्न कर रहे हैं। देन नेक्स्ट वी हैव इज प्रोग्राम कैन बी रन
before it is completely completed, so you get a partial result immediately. So जैसे ही क्या हो रहा है, आप एक लाइन लिखते जा रहे हो, आपको पता चलता जा रहा है कि हाँ आपका जो लाइन है वो एकदम करेक्ट है, उसमें कोई एरर नहीं है, सो पार्शियली आपको जो है उसका रिजल्ट भी मिलता जाता है. Then you can work on small part of the program. आप एक small part of program पे work कर सकते हैं and link them later into the whole program. मतलब आप छोटे छोटे parts में work करके उस program को पूरा बाद में link कर सकते हैं. Then next we have the disadvantages of the interpreter. So there is a possibility of syntax error. यहाँ पे सिंटेक्स एरर की पॉसिबिलिटीज होती हैं कि आपके सिंटेक्स में एरर आ जाए. देन प्रोग्राम इज नॉट एनहांस्ड एंड मे एनकाउंटर डेटा एरर. यहाँ पे जो प्रोग्राम्स हैं वो एनहांस्ड नहीं हो सकते हैं और यहाँ पे डेटा एरर भी आ सकता है. Next we have is it may be slow because of the interpretation in every execution. So बार बार क्या हो रहा है, बीच में इंटरप्शन हो रहा है हर एक लाइन के बाद में, तो हो सकता है यहाँ पे ये स्लो हो जाए. Okay, now next we have is difference between compiler and interpreter. So let's see what is the difference between the compiler and interpreter. Now compiler is a program which convert the entire source code of programming language into executable machine code for a CPU. ये क्या कर रहा है, पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में आपका एग्जीक्यूट कराता है. इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर टेक्स अ सोर्स प्रोग्राम एंड रन इट लाइन बाय लाइन. ये क्या कर रहा है, आपका लाइन बाय लाइन कर रहा है. कंपाइलर आपका एक ही साथ करता है पूरे प्रोग्राम को. नाउ कंपाइलर टेक्स लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम टू एनालाइज द एंटायर सोर्स कोड, बट ओवरऑल एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ अ प्रोग्राम इज कंपैरेटिवली फास्टर. तो ये क्या करता है, जब हमारा सोर्स कोड को एनालाइज करता है वहां पे थोड़ा टाइम ज्यादा लेता है, बट उसका जो एग्जीक्यूशन टाइम होता है वो फास्टर होता है. देन इंटरप्रेटर टेक्स लेस टाइम टू एनालाइज द सोर्स कोड. यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सोर्स कोड को एनालाइज करना है वहां पे टाइम कम लेता है वो, बट द ओवरऑल एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ अ प्रोग्राम इज स्लोअर. लेकिन जो एग्जीक्यूशन का टाइम होता है वो थोड़ा स्लोअर होता है यहाँ पे. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज compiler generate error message only after scanning the whole program, so the debugging is comparatively hard as the error can be present anywhere in a program. So ये क्या करता है कि पूरे प्रोग्राम को रीड करने के बाद आपको एरर मैसेज करता है. जब पूरा जो प्रोग्राम है आपका उसको स्कैन करेगा, उसको रीड करेगा, उसके बाद देता है, क्योंकि जो एरर है वो किसी भी लाइन में हो सकता है. And in interpreter it debugs its debugging is easier as continuing translating the program until error met. तो ये क्या कर रहा है कि लाइन बाय लाइन चेक कर रहा है, तो जब तक आपकी फर्स्ट लाइन एरर फ्री नहीं होती आप सेकंड लाइन पे नहीं जा सकते हो. ओके, तो डीबगिंग यहाँ पे थोड़ा इजी हो जाता है. देन इन कंपाइलर इट जनरेट इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड, but in translator, oh sorry, in interpreter no intermediate ऑब्जेक्ट कोड इज जनरेटेड. यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट कोड जनरेट नहीं होता है. सो एग्जांपल्स यहाँ पे सी, सी प्लस प्लस, जावा हो गए, यहाँ पे पाइथन और पर्ल हो गए. नाउ वी हैव द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड असेंबलर. सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंपाइलर जो है वो कन्वर्ट कर रहा है सोर्स कोड रिटन इन अ प्रोग्राम, रिटन बाय द प्रोग्रामर टू मशीन लैंग्वेज. सोर्स कंपाइलर क्या करता है, सोर्स कोड जो आप प्रोग्रामर ने लिखा है उसको मशीन लेवल में कन्वर्ट करता है. और असेंबलर क्या कर रहा है, वो कन्वर्ट करता है असेंबली कोड को इनटू मशीन कोड. ओके, देन कंपाइलर क्या कर रहा है, इनपुट कराता है सोर्स कोड, और असेंबलर जो है वो इनपुट कराता है असेंबली कोड. अब compiler it convert the whole code into machine language at a time. वो क्या कर रहा है, उसको कन्वर्ट कराता है. बट असेंबलर क्या करता है, कैन नॉट डू दिस एट वंस. वो एक बार में नहीं कर पाता है इस काम को. जैसे कि जो कंपाइलर है वो एक ही बार में करता है, असेंबलर एक बार में नहीं कर पाता. कंपाइलर इज मोर इंटेलिजेंट देन असेंबलर, बट जो कंपाइलर है हमारा वो असेंबलर से ज़्यादा इंटेलिजेंट है. एंड इन असेंबलर, बट एन असेंबलर इज लेस इंटेलिजेंट देन द कंपाइलर. और जो हमारा असेंबलर है वो कंपाइलर से कम इंटेलिजेंट होता है. Now the compilation phases are lexical
analyzer, syntax analyzer, semantics analyzer, intermediate code generator, a code optimizer, code generator, and error handler. So these are the compilation phases we have in compiler. Now, assembler make two phases over the given input, फर्स्ट फेज एंड द सेकेंड फेज. यहाँ पे हमारे पास सिर्फ दो फेज होते हैं और कंपाइलेशन में हमारे पास 7 फेजेस होते हैं. देन नेक्स्ट वी हैव द आउटपुट ऑफ कंपाइलर इज अ निमोनिक वर्जन ऑफ सोर्स कोड, मशीन कोड. सो जो आउटपुट हमारे पास आता है कंपाइलर का वो निमोनिक्स वर्जन होता है और जो हमारा आउटपुट है असेंबलर का वो बाइनरी होता है. नाउ अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो कंपाइलर में हमारे पास सी, सी प्लस, जावा, सी शार्प आर द एग्जांपल्स ऑफ द कंपाइल्ड लैंग्वेज. और असेंबलर की बात करें तो जीएएस, जीएनयू इज एन एग्जांपल ऑफ असेंबलर. सो these are all the differences we have in assembler and compiler, and we have discussed the compiler and interpreter differences. So this is all about the translators. We study in computer what are compiler, what are assembler, and what are interpreters. We have discussed the advantages and disadvantages. We have discussed the um, definitions and the working and the difference between all them. So I hope ये आप लोगों को समझ आएगा. Thank you.